हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और शुरू से एक लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसका सारा डीएनए का बताऊंगा। 8 पे कमीशन में सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे और वेतन आयोग में होने वाले बदलाव, ये सारी मैं जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। 8 कमीशन में सिर्फ सैलरी नहीं होगा, मिलेंगे और कई फायदे और वेतन आयोग में होने वाले क्या क्या बदलाव है, इस सारे डीएनए करके मैं आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। 8 पे कमीशन में सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे और इसके बाद वेतन आयोग में होने वाले बदलाव और क्या क्या बदलाव होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। पहला है आयोग की संरचना, दूसरा है कौन होंगे लाभार्थी, तीसरा है वेतन ढांचे में सुधार, चौथा है भत्तों और बोनस में बदलाव, पांचवा है पेंशन और ग्रेजुटी में सुधार, छठा है आर्थिक स्थिति का ध्यान और सातवां है रिपोर्ट मई 2027 तक। इस सारा का डीएनए सारे कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल पर बने रहे। क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या सुधार होगा, ये सारे में जानकारी दूँ। तो दोस्तों, आयोग की संरचना 3 नवंबर को TUR केंद्र सरकार घोषित की है। उसमें 3 सदस्य की नियुक्ति की गई है। उसमें जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई वेतन आयोग के अध्यक्ष बनी है। दूसरा है पुलक घोष, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर के प्रोफेसर है। तीसरा है पंकज जैन, ये पेट्रोलियम गैस मंत्री का सचिव है, सेक्रेटरी है पंकज जैन। ये तीनों सदस्य हैं। ये आयोग TUR पर निर्देश पर, सरकार द्वारा जो TUR जो घोषणा की है उस निर्देश पर काम करेगा और 18 महीने के अंदर ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। हो सकता है बीच में एक अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज आप अधूरा मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरी आप मैं इस सारा 8 पे कमीशन का डीएनए बता रहा हूं। तो प्लीज आप पूरी जानकारी लीजिए, तब आपको मालूम हुआ कि 8 पे कमीशन में क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और क्या बदलाव हो रहा है 8 पे कमीशन में। तो आयोग की संरचना हो गई है। 3 सदस्य का नाम आपको बता दिए हैं। दूसरा है कौन होंगे लाभार्थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने लाभार्थी है, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी है, संसद के भी जितने अधिकारी है, सिर्फ आरबीआई को छोड़ करके, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सारे लाभार्थी है। और वेतन ढांचे में सुधार, जितने भी वेतन और ढांचा होगा TUR के आयोग निर्देश पर क्या क्या सुधार करना है, क्या क्या भत्तों में सुधार होगा, क्या क्या होगा, ये सारे ढांचे में सुधार किया जाएगा। एक वेतन में ही सुधार नहीं होगा, भत्तों में सुधार किया जाएगा, जितने भी अलाउंस है उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये सारे सुधार होगा। दूसरा है भत्तों और बोनस में बदलाव, जितने भी भत्ते मिलेगा और बोनस मिलेगा उसमें बदलाव किया जाएगा। अभी जो बोनस अभी जो इस साल जो बोनस दिया है रेलवे वाले को और डिफेंस और प्लस पैरामिलिट्री फोर्स को, वो 7 पे कमीशन का नहीं दिया है।
वो 6 पे कमीशन का जो बोनस था, जो बोनस निर्धारित किया गया वही बोनस दिया गया है। इसलिए इस बोनस में सुधार की जरूरत है। इसलिए 8वां वेतन आयोग में जो जितनी विसंगतियां थी, जितनी त्रुटि थी, वो सारे त्रुटि को दूर होगा 8वें वेतन आयोग में। अब जो भी बोनस मिलेगा वो 8वां वेतन आयोग के पे स्केल के अनुसार दिया जाएगा। 7 पे कमीशन में से अभी जो मिला है 6 पे कमीशन का बोनस दिया गया है। सोच लीजिए कितना बैक चल रहा है, जिसमें 7 पे कमीशन का जो सैलरी के अनुसार उसको बोनस रेलवे और डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए, तो उसमें बोनस में सुधार किया जाएगा। और इसके बाद पेंशन और ग्रेजुएटी में सुधार किया जाएगा। इसमें ओपीएस का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ओपीएस पर ऑल इंडिया फेडरेशन वाले वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा है कि आप एनपीएस का जिक्र किए हैं, यूपीएस का जिक्र किए हैं, लेकिन ओपीएस का जिक्र नहीं किया गया है, नॉन फंडेबल। तो इसमें आयोग एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं मृत्यु तथा सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी की समीक्षा करेगा, उसकी समीक्षा करेगा और पारंपरिक पेंशन प्रणाली में सुधार की रिपोर्ट दी जाएगी ताकि सेवानिवृत्त के बाद आर्थिक की सुरक्षा मिले। यह मैं आपको बता रहा हूं, पेंशन और ग्रेजुएटी की सुधार, ये वेतन आयोग सुधार करके सरकार को रिपोर्ट देगी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, 5वां हो गया। 6ठा हो गया आर्थिक स्थिति का ध्यान। अब टीओआर में क्या निर्देश दिया है, क्या दिशा निर्देश दिया है कि वेतन आयोग को ऐसे सीमा से बांध दिया है कि सीमा से बाहर जा नहीं सकता है। सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में उसमें टीओआर में दिया गया है कि केंद्र सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार जो भी डेवलपमेंट का जो काम करेगा उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी बोझ नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है वेतन आयोग का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखना है और स्टेट गवर्नमेंट का भी देखना है उसका आर्थिक कंडीशन, कि ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा बोझ नहीं आना पड़े। 7वां मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट मई 2027 तक। यदि सरकार 18 महीने का रिपोर्ट का टाइम दिया है, यदि दिसंबर से काम शुरू करता है तो मई 2027 तक सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। श्रीमती जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई जो अध्यक्ष बनी है वो सरकार को रिपोर्ट मई 2027 तक सौंप देगी। यदि बीच में हुआ तो अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगी। इसमें यह भी लिखा गया है कि 18 महीना तो दिया ही है, यदि 18 महीना में से पहले यदि जरूरत पड़े तो अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगी। तो दोस्तों ये डीएनए था, क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या संरचना किया जाएगा और क्या क्या मिलेंगे फायदे, ये सारे मैं आपको जानकारी दिया हूं। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये मैं सारे डीएनए बताया हूं कि सैलरी ही नहीं और जितने भी मिलेंगे फायदे और क्या क्या बदलाव होगा, ये सारे मैं जानकारी दिया हूं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।